नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के परिसर का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि न्याय सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। साथ ही कहा कि सबको प्रेम और सद्भाव के साथ रहने की जरूरत है। देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सबका दायित्व बढ़ गया है और कानून का राज स्थापित करने की जरूरत है। प्रदेश की योजनाओं पर बोले कि प्रदेश में 10 लाख का बीमा फ्री है। पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए गए हैं ताकि थानों में आने वालों को असहज महसूस ना हो। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एक सपना जो देखा था वो साकार हो रहा है। दूसरी बार जब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब आप लोगों ने डॉक्टर साहब के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हृदय जोशी के नाम से पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी। पता नहीं सरकार बदलती तो काम रुकने नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में कई बार सरकार बदल जाती है और जनता के जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। आज देश में संविधान के बारे में हम कहते हैं कि देश और प्रदेश कानून का राज स्थापित रहेगा तो न्याय मिलेगा सबको। कानून का राज नहीं रहेगा, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होंगे और न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए पहला हमारा दृढ़ निश्चय राजस्थान के अंदर है, कानून का राज रहे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो पुलिस को करनी चाहिए। किसी का अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो। इसलिए हमने सरकार बनते ही और तो और जो एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी पहले, आपको मालूम है कि भगा देते थे थाना वाले, मान सम्मान नहीं करते थे आने वाले का वहां पर। आज मैंने वहां स्वागत कक्ष बनवाए थानों के अंदर। थानेदार को और पुलिस के कांस्टेबल तक को लगना चाहिए कि स्वागत कक्ष का मतलब है कोई फरियाद लेके आए थाने के अंदर उसको सम्मान मिले बैठने का, स्वागत कक्ष। नंबर 2, एफआईआर मैंने कंपलसरी कर दी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एफआईआर थाने में दर्ज करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो एसपी ऑफिस वालों को करना पड़ेगा। महंगाई बहुत भयंकर है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर है और शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत से हम सब रहे आपस के अंदर सभी लोग। ये एक पहचान हमारे देश की है, हिंसा का कोई स्थान नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में शिक्षा को लेकर कहा कि राजस्थान में शिक्षा का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में लड़कियों की संख्या अधिक है। इसके साथ ही गहलोत ने कोचिंग छात्रों का खर्चा उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोचिंग छात्रों का सरकार खर्चा उठाएगी। वहीं उन्होंने रोजगार की बात करते हुए कहा कि 3.5 लाख नौकरियां लगाना बड़ी बात है। नई पीढ़ी को हम लोग अवसर देना सरकार का काम भी होता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं आज से पहली बार जब सीएम बना 98 के अंदर, उसके पहले ये माहौल नहीं था राजस्थान में शिक्षा के लिए। आज लड़कियों की आपको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि लड़के ज्यादा बैठे हुए हैं, लड़के कम हैं। और जो संख्या के हिसाब से आज कॉलेजेस के अंदर लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई राजस्थान में, लड़कों से भी हो गई। तो आप सोच सकते हो कि हमारी दिशा बिल्कुल ठीक चल रही है। तो सब बता देते आपको, कोचिंग के लिए तो जयपुर में तो अलग एक हब बन गया है, सब कोचिंग वहां शिफ्ट हो जाएंगी। पर 15-20 हजार जो टैलेंटेड छात्र हैं उनकी कोचिंग का खर्चा सरकार देगी, ये हमने फैसला किया हुआ है। सरकारी नौकरियां भी आप बताइए, कल ही मैंने कहा 1,35,000 नौकरी लग चुकी है, 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं और 1 लाख मैंने और घोषणा कर दी है। तो करीब 3.5 लाख नौकरियां लगना इस राज्य में बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान एनएसयूआई ने सीएम गहलोत का
स्वागत किया। साथ ही अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए जब वो विश्वविद्यालय पहुंचे। एनएसयूआई ने उनका भव्य स्वागत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम अशोक गहलोत का सटीक निशाना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी में आजमाए हाथ। दूसरी कोशिश में सीएम गहलोत ने सेंटर में लगाया निशाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव अजय माकन राजस्थान प्रभारी का पद छोड़ने चाहती हैं। उन्होंने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि अब उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। 8 नवंबर को लिखे गए इस पत्र में माकन ने जयपुर में 25 सितंबर के राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला दिया है। लेटर के जरिए अजय माकन ने नया प्रभारी चुनने का सुझाव दिया है। पत्र में माकन ने 25 सितंबर को जयपुर में हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के लिए एक नया प्रभारी होना पार्टी के लिए बेहतर होगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आ रही है, ऐसे में कांग्रेस को नया प्रभारी होना चाहिए। तो नया प्रभारी बनाने का सुझाव दिया गया है। एक पत्र के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पत्र लिखा गया है। प्रभारी महासचिव से इस्तीफा देने की पेशकश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय माकन का राजस्थान का प्रभारी पद छोड़ने का मामला। पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बयान। अजय माकन बतौर प्रभारी अच्छा काम कर रहे थे। कार्यकर्ताओं और नेताओं की माकन बात सुन रहे थे। उन्होंने बहुत आहत होकर यह फैसला लिया है। 25 सितंबर विधायक दल की घटना का भी जिक्र किया है। था उससे आगत है। परशुराम मोरदिया जी वहाँ पे थे, जिस तरह से जाहिदा जी वहाँ पे थी, जिस तरह से नारायण सिंह जी का परिवार वहाँ पे था, जिस तरह से हमारे रामनारायण जी चौधरी या उनकी बेटी रीता चौधरी जी वहाँ थी, मतलब प्रमुख जो कांग्रेस के अंदर अनिल उदयन जी वहाँ पे थे। तो जिस तरह से जो प्रमुख लोग वहाँ विधायक दल की बैठक में बैठ गए तो उनमें आस्था थी, कांग्रेस के प्रति आस्था थी कि कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उसके अंदर हमें कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में जाना है। तो जो कांग्रेस को चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान को खींचा था, वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। और जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, धोखे से कई लोगों को ले जाया गया था, उससे आगत होकर जो माकन साहब ने जो ये फैसला लिया है उसकी हमें शर्मिंदा है, हम राजस्थान के लोग भी, कि उनसे हाथ होकर इतने अच्छे आदमी ने हमारे राजस्थान का प्रभार छोड़ा। जिस तरह से माकन साहब ने इतने सालों यहाँ पे 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया था, सब लोगों को समाहित करने का काम भी किया था, दोनों तरफ काम भी अच्छा कर रहे थे, सुन भी रहे थे, सब लोगों की सुन भी रहे थे। उसमें कई कार्यकर्ता भी व्यस्त हुए जो हम बार बार में मांग उठा रहे थे कि कांग्रेस के वर्गों को महत्व दिया जाए, जिसमें 3,000 लोगों को एडजस्टमेंट भी किया गया है। कईयों को चेयरमैन बनाया गया, वाइस चेयरमैन बनाया गया, मेंबर बनाया गया। तो उसमें माकन साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक नई उम्मीद जगी थी कि जो माकन साहब हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं टटोली लंबे समय तक लंबा अनुभव है उनको काम करने का, और उनके आचार विचार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा थी, और इस तरह से उनका इस्तीफा देना और 25 तारीख का जिक्र करना इसलिए देता है कि किस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर सौम्या गुर्जर ने राज्य सरकार से समय मांगा है। सौम्या ने जवाब देने के लिए मांगा है समय। लेटर में लिखा, मुझे 30 दिन का समय चाहिए। तो जवाब देने के लिए सौम्या गुर्जर की तरफ से वक्त मांगा गया है, 30 दिन का समय मांगा गया है। आपको बता दें, सौम्या गुर्जर की तरफ से, और लेटर में लिखा है कि मुझे इतने वक्त का समय चाहिए, 30 दिन का समय इस लेटर के जरिए सौम्या गुर्जर की तरफ से मांगा गया है। राज्य सरकार ने जिस जजमेंट को कोर्ट के अंदर खुद ने पेश किया था और उसको पेश करके और मेरे रिमूवल ऑर्डर को विड्रॉ किया था, उसकी लाइन में राज्य सरकार के द्वारा पेश किए हुए खुद के जजमेंट को उन्होंने खुद ने ही नहीं माना।
और उस जजमेंट के आधार पर 1 महीने का टाइम देने की बात कही थी, जवाब पेश करने के लिए 1 महीने का टाइम, और मुझे जवाब पेश करने के लिए सिर्फ 7 ही दिन का समय दिया गया। तो इस तरह उनकी कोर्ट के अंदर की बात और कोर्ट के बाहर की बात है, मतलब सरकार की कथनी और कड़ी में अंतर है। कोर्ट के अंदर कुछ और बात बोलते हैं, कोर्ट के बाहर कुछ और करते हैं, और ये पहली बार नहीं किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मेरी SLP मैंने जो पेश की थी उस पर भी राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने उसके अंदर भी उन्होंने डे टू डे हियरिंग की एडिशनल एफिडेविट पेश करके डे टू डे हियरिंग की बात कही थी, और साथ में कहा था कि हम कोई भी एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगे। बल्कि हुआ इससे उल्टा, सरकारी वकील साहब ने हर रोज जो है उसमें डेट मांगी थी, हर दिन एडजर्नमेंट उन्होंने मांगा था। आप चाहें तो जुडिशियल इंक्वायरी की ऑर्डर शीट में देख सकते हैं, आप शपथ पत्र में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने सफाई व्यवस्था को लेकर कई वार्डों का दौरा किया। आपको जानकारी दे दें, उन्होंने वार्ड 104, 105, 111 का दौरा किया। इस दौरान वार्ड 105 में 26 में से 3 कर्मचारी उपस्थित मिले, बाकी सभी कर्मचारी नदारद मिले। इस दौरान महापौर ने सभी को अनुपस्थित कर दिया गया। वहीं महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने व्यापारियों से अपील की है और कहा है कि प्रतिष्ठानों पर 2 कचरा पात्र रखें। वहीं स्वास्थ्य निरीक्षक ताराचंद को मेयर ने निलंबित कर दिया है। साथ ही अनुपस्थित मिले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर हेरिटेज आयुक्त विश्राम मीना ने समस्त जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना पहली प्राथमिकता निगम की है। वार्डों में लगे सभी सफाई कर्मचारियों के कामों को देखा जाएगा और जो ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर उनका पहले नोटिस जारी होंगे, फिर भी सुधार नहीं किया गया तो वेतन रोका जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से खबर सामने आई है। अब आपको बता दें कि ACS PHET की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पेयजल परिवहन के लिए 3.21 करोड़ को मंजूरी दी गई है और शहर के पेयजल समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से पानी सप्लाई के लिए इस बजट को मंजूरी दी गई है। वहीं 11 जिलों में 518 OTMP के लिए 1114 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा है कि कुछ निकायों और पंचायती राज के उपचुनाव में कई बार हलफनामों को हल्के में लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर रिटर्निंग अधिकारियों को कहा गया है कि हलफनामे का अच्छे से अध्ययन करें। आयुक्त ने कहा है कि अधिकारियों को कोई सूचना लेनी है तो पुलिस और निकाय से ले। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर निगम ग्रेटर महापौर उपचुनाव मामले को लेकर गुप्ता ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी जल्दी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पद रिक्त था, इसलिए हमने चुनाव करवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के चाकसू में कोथून गांव में एक प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देव नारायण बोर्ड के सदस्य और पूर्व DYSP डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने शिरकत की। जानकारी के मुताबिक सिद्धपीठ हर भगवता अधेत आश्रम के पीठाधीश शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री बालकानंद जी महाराज के सानिध्य में ये सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों में MBC समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर महाराज बालकानंद ने आशीर्वाद वचन में मेधावी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। पूर्व DYSP डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष से ही जीवन में बदलाव आता है। अपने अंदर की प्रतिभाएं को जगाएं और आगे बढ़ें। हमेशा आमुख होने के लिए तरसते रहे। जयपुर में बिजनेसमैन ने बुधवार को खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो सामने कारोबारी लहूलुहान पड़े थे। परिवार वालों ने फौरन उन्हें कावंटिया हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला शास्त्री नगर इलाके का है। ASI लक्ष्मण सिंह
ने बताया कि मृतक मनमोहन सोनी आरपीए के सामने स्वर्णकार कॉलोनी में रहते थे। इनका रिद्धि सिद्धि के पास डिपार्टमेंटल स्टोर है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे मनमोहन ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीने में गोली मार दी। उस समय घर में मनमोहन, उनकी पत्नी, भाई, मां और भाई रोहित सोनी थे। रोहित और पत्नी उन्हें हॉस्पिटल ले गए पर उनकी जान नहीं बची। उनकी एक बेटी है जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है। घटना के समय वो स्कूल गई थी। एक 22 साल का बेटा है जो बाहर गया हुआ था। मनमोहन सोनी के चचेरे भाई समर सोनी ने बताया कि मनमोहन का 20 साल पुराना बिजनेस पार्टनर सत्यार्थ तिवारी है। सत्यार्थ तिवारी के पिता रमेश चंद्र तिवारी राजस्थान पुलिस में डिप्टी थे। सत्यार्थ फाइनेंस का काम करता था। मनमोहन सोनी का पैसा फाइनेंस पर लगा दिया। फिर कोरोना के समय पर सत्यार्थ ने हाथ खड़े कर दिए। घर बुलाकर मनमोहन सोनी को डराया धमकाया करते थे। बोलते थे, तेरा पैसा गया, तू कुछ नहीं कर सकता। 7 करोड़ रुपए मनमोहन सोनी ने सत्यार्थ को दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के घाट गेट स्थित नवाब का चौराहे पर रोजाना 1 घंटे के लिए नगीना मंडी लगती है। इस मंडी में रोजाना लाखों से करोड़ों रुपए का कारोबार भी होता है। आपको बता दें कि नगीने विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं। दरअसल राजधानी के 85% से ज्यादा अल्पसंख्यक तबके के लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। एक बड़े पैमाने पर यह कारोबार होने की वजह से हजारों लोगों को एक साथ मिलकर रोजगार मिल रहा है। नगीना कारोबारियों का कहना है कि जिस तरह से ये मंडी यहाँ पर लगती है, इससे हजारों लोगों को एक साथ रोजगार मिलता है और यहाँ पर हर तरह का नगीना उपलब्ध रहता है। नगीना मंडी बरसों से चल रही है। मतलब हमारे पुरख लोग कह रहे हैं, नवाब के चौराहे पे जो नगीना मंडी चल रही है वो बरसों से चल रही है। यहाँ पर काफ़ी अरसे से लोग बाग स्टोन, कच्चा स्टोन आता है वो भी बिकता है। तैयार करके लोग बाग जो मजदूर तबका है वो भी यहाँ लाके बेचते हैं और जो व्यापारी है वो ख़रीदते हैं, जो कि आगे पार्सल लगाते हैं। इसके जरिए भी विदेश में जाता है। ब्रोकर लोग जो है इसका काम कराते हैं। इनका माल इनको बिकवा दिया, इनका माल उनको बिकवा दिया। इससे कारोबार चल रहा है। इससे मजदूर तबके का भी चल रहा है, व्यापारी वर्ग का भी चल रहा है और तकरीबन जयपुर के 90% मुस्लिम जो हैं वो इस कारोबार से जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के ओलंपियन दिव्यांश पवार ने 15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने मिक्स टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि दिव्यांश ने 3 इवेंट में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण कोरिया के डेगू में हो रहा है। तो जयपुर के दिव्यांश पवार का ये शानदार प्रदर्शन, 3 इवेंट में जीते 3 गोल्ड मेडल। जयपुर के रामगढ़ मोड़ चौराहे पर 53 वर्षीय गिराज शर्मा मौत के मामले को लेकर डीसीपी नॉर्थ परीस देशमुख ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। देशमुख ने बताया कि परिजनों की तरफ से जो एफआईआर पुलिस को दी गई है उसमें सांड की टक्कर से गिराज शर्मा की मौत की बात कहते हुए आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में से 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। रविवार को राजधानी जयपुर के रामगढ़ मोड़ चौराहे पर 52 वर्षीय गिरिराज शर्मा की मौत हो गई थी। मौत को लेकर संशय बरकरार है। जहां एक तरफ परिजनों का कहना है कि हमारे पास शाम को 7 से 7:30 बजे तक एक कॉल आया था और कॉल में ये बताया गया था कि आपके पति की मौत सांड की टक्कर से हुई है। वहीं नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों का कहना है कि गिरिराज शर्मा की जो मौत है वो सांड की टक्कर से नहीं हुई, बल्कि वो भागते वक्त गाड़ी में चढ़ रहे थे, इस वजह से उनका पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस महकमे के आला अधिकारी क्या कहते हैं, कहां तक ये जांच होती है, आइए इन तमाम सवालों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास में जयपुर नॉर्थ पुलिस के जो मुखिया हैं परेश देशमुख, वो खुद मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे गिरिराज शर्मा की मौत को लेकर किस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है और क्या कुछ रहा है। देखिए, इसमें परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि भाई एक आवारा सांड की टक्कर से इनकी मृत्यु हुई है। उनकी रिपोर्ट पर हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसकी जांच हम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो पुलिस की जांच से अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भाई सच्चाई क्या है। परिवादियों का जो आरोप है
उन्होंने जैसा बताया है उस हिसाब से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और गहनता से इसकी जांच की जा रही है। सर कब तक माने कि जो जांच है गिरिराज शर्मा की वो आ जाएगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच है वो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी और उसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि भाई इसमें एक्चुअली क्या हुआ था। सर एक अगर आज बात की जाए राजधानी जयपुर के बरमपुरी थाना इलाके की जो नाहरगढ़ की पहाड़ियां हैं वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ सर, एक युवक की मौत हो चुकी है। सर आगे किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि देखे तो काफी ज्यादा तादाद में जो नौजवान हैं या फिर यूं कहें कि सनसाइड देखने के लिए वो नाहरगढ़ पहाड़ियों पर जाते हैं, तो सर ऐसे में पुलिस की क्या व्यवस्था रहने वाली? सर बड़ा सड़क हादसा आज हुआ है। देखिए इसमें ये बेसिकली एरिया फॉरेस्ट का है और फॉरेस्ट विभाग के साथ समन्वय रखते हुए 2 चीज़ों पे हम काम करने की इच्छा रखते हैं। पहला एक तो साइनेजेस, रोड साइनेजेस। सेकंड जो निर्धारित समय अवधि है उस निर्धारित समय अवधि पे ही एंट्री और एग्ज़िट को हम कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं, ये फॉरेस्ट विभाग के साथ समन्वय के साथ इसकी रूपरेखा तैयार करके सिस्टम को भी शीघ्र इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर एक देखा जाए तो कल जयपुर नॉर्थ पुलिस की बड़ी कार्रवाई थी जिसके तहत जो बच्चे हैं बाल श्रम करते हुए उनको मुक्त करवाया गया था। सर आगे वाले दिनों में किस तरह की और कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए कल बाल श्रम के क्षेत्र में जो एनजीओस काम कर रही है उनके साथ समन्वय रखते हुए एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया था। कई टीमें इसमें बनाई गई थी, हर टीम को एक गाड़ी उपलब्ध करवाई गई थी। इसमें पुलिस का स्टाफ था, महिला स्टाफ भी थी, इसमें बाल पुलिस अधिकारी भी थे और इसमें एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। पहले से रेकी की गई लोकेशन पर एक कोऑर्डिनेटेड एक ही समय पर सभी जगह दबिश दी गई। इसमें 21 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया, 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार करके 7 मुकदमे अलग अलग जगह पे दर्ज किए गए और लगातार मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई तब तक शुरू रहेगी जब तक बाल श्रम का थोड़ा भी अंश जयपुर में है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो गिरिराज शर्मा की मौत है उसको लेकर डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही हाथ में आ जाएगी उसके बाद खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं नाहरगढ़ पहाड़ियों में जिस तरह से आज एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई, उसको लेकर डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसमें कमी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं जिस तरह से बाल श्रम के सवाल पर परेश देशमुख का कहना है कि जब तक जयपुर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को बाल श्रम से मुक्त नहीं कर दिया जाता जब तक राजस्थान की पुलिस चैन की सांस नहीं लेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।